वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज मैं आपको योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, यानी योग कब, क्यों और कैसे। ठीक है, उस कड़ी में हम पहला प्रश्न लेते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो उत्तर देखिए क्या है, हरे रंग से सर्किल किया गया है, हाईलाइट किया गया है उत्तर को। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से है। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न पे। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है? तो इसका उत्तर देखिए। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में जो शब्द कहा है वो इस प्रकार से है। मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है। क्या है? मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है। जैसे हमारे मन में कभी कभी कई सारे आशंकाएं हो जाती हैं, हम नेगेटिविटी की ओर अभी होने लगते हैं हमारे ऊपर कि ये ऐसे होगा, नहीं होगा, तो नकारात्मक भावना का जो है ना वो हरण करता है। आइए देखते हैं नंबर 3 प्रश्न पे। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? सभी चीजों का इतिहास पुराना है, तो हमारे भारत में योग का इतिहास लगभग 3000 ईसा पूर्व पुराना है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो उत्तर है 8 अवस्थाओं का। जी हाँ, योग पतंजलि ने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। किस आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि इसका आंसर तो आप देख ही रहे हैं कि शीर्षासन से है। तो शीर्षासन अगर जिनको करने में प्रॉब्लम होती है वो अपने सर के नीचे पहले तकिया लगाएं और पीछे अपने कोई भी एक चेयर रखें। चेयर पे आप अपने पीछे से दोनों पैरों को उस पे रखिए। धीरे धीरे जो है आप चेयर से हटके अब दीवार की तरफ आ जाइए। अब अपने पैरों को हल्के 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 स्टेप बाय स्टेप दीवारों के सहारे ऊपर अपने सपोर्ट से पैरों को ऊपर करिए। और जब आप ये लगातार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि योग ऐसी शिक्षा है या योग ऐसी क्रिया है जिसको हम तुरंत का तुरंत नहीं सीख पाते हैं। अगर आप आज प्रैक्टिस करोगे तो कल जाके कहीं आप परफेक्ट हो गए शीर्षासन करने के लिए। तो जिनको प्रैक्टिस करनी है वो शीर्षासन में अपने सर के नीचे तकिया लगाकर प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को क्या कहते हैं? तो उत्तर है हमारा प्रत्याहार। क्लियर हो गया आपको? अगला प्रश्न, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो आपको अभी ये कोविड में जब डॉक्टर बोल रहे थे ना कि आप एक लंबी सांस लीजिए और अपने फेफड़े में उसको कुछ देर तक रुकिए, लंग्स में रोकिए। अगर आप 25 से 30 सेकंड तक आप रोक सकते हैं तो वो जो है आप स्वस्थ माने जाते हैं। तो जो श्वास पर जो इसका हमारा नियंत्रण हो जाता है ना कि हाँ हम इतनी देर तक सांस को रोक सकते हैं अपने, तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, योग कर्मेषु कौशलम, योग की यह परिभाषा किसने दी? योग कर्मेषु कौशलम, योग की परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने। जो प्रश्न आपने देखा उसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने। प्राण कितने प्रकार के हैं? तो उत्तर है 5। अब आइए अगले प्रश्न पे, योग के विभिन्न पहलू बताएं। 10वां नंबर है योग के विभिन्न पहलू बताएं। तो उत्तर देखिए, पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्राण। अगला प्रश्न हमारा है, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में हम क्या करते हैं? अपनी सांस को बाहर निकालते हैं, तो उस क्रिया को हम रेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचक।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वज्रासन कब करना चाहिए? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी आसन हमें खाने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के बाद ही कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा है। इससे हमारा पाचन क्रिया जो है वो स्ट्रांग होता है। हम कुछ भी जो खाते हैं उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं, सभी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगला प्रश्न हमारा है, योग का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो जी हाँ, योग का जन्मदाता फिर एक बार से यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग का जन्मदाता भारत को माना जाता है, क्योंकि भारत में हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से योग क्रिया को करते आ रहे हैं, और जिसे आधुनिक काल में देश विदेश काफी जगहों पे हमने देखा है कि लोग योग को महत्वपूर्ण स्थान दिए हुए हैं। उनको, इनके बेनिफिट को लोग ले रहे हैं। अब लोग हॉस्पिटल से ज्यादा ये सोचते हैं कि क्यों ना हम योग क्रिया करके अपने को स्वस्थ रख सकें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणायाम की कितनी अवस्थाएं हैं? तो उत्तर आपकी है, प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, योग क्रिया का रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो हमारा ब्लड है उस पे वो क्या अपना प्रभाव डालता है? तो देखिए, योग क्रिया करने से शरीर का तापमान एक समान बना रहता है और शरीर में रक्त का संचार तीव्र से होता है। यानी हम जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, पीटी हो, तो हमारा शरीर का जो तापमान है ना एक तरीके से रहता है। यानी हम गर्मी को भी सहन कर सकते हैं, ठंडे को भी सहन कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि भी, बर्फ पड़ती है लेकिन वो अपना आसन जमाए बैठे हैं, अगर ध्यान लगाए हैं तो उन्हें कोई ठंडी, कोई गर्मी, कोई बरसात कुछ असर नहीं करता। और योग क्रिया करने से हमारी जो ये ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छा रहता है। कहीं आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की। एक से कैसे योगा है हमारे योग क्रिया में कि आप अगर उसको करें तो जो क्लॉटिंग होती है ना ब्लड की, वो नहीं होगी शरीर में। और जब क्लॉटिंग नहीं होगी शरीर में तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आराम से होगा। यानी कि कहीं भी हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने से ब्लड सर्कुलेशन अपना काम तेजी से करेगा। नहीं तो अगर क्लॉटिंग होगी तो क्या होगा, ब्लड वहीं रुक जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अभ्यास करते समय सांस किससे लेना चाहिए? तो ये सभी जानते हैं कि अभ्यास करते समय हमें सांस जो है अपने नाक से लेना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं, मधुमेह रोग को ठीक करने वाले कोई 2 आसनों के नाम बताइए। देखिए, जो मधुमेह है, डायबिटीज, आजकल हमारे बच्चे बड़े सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिनको डायबिटीज है। तो आप मंडूकासन करिए और वज्रासन करिए। मंडूकासन करने से आपकी इंसुलिन लेवल जो है ना वो कंट्रोल में रहती है, और वज्रासन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो आप कुछ भी खाइए, पच जाएगा आराम से। तो ये 2 आसन है। दूसरा देखते हैं हम प्रश्न को, छोटी व बड़ी आंत में कौन सा प्राण होता है? तो यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक हो गया है, छोटी व बड़ी आंत में अप्राण होता है। इसका आंसर है अप्राण, और आंख नहीं है, ये है आंत। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं, नियम कितने प्रकार के होते हैं? योग क्रिया में नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो वह है 5। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये 1 वर्ड वाले आंसर हैं और कुछ थोड़े से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं, तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये जो भी प्रश्न है ये सब योग क्रिया से ही रिलेटिव हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, दिल तथा नाभि तक रहने वाले प्राण को क्या कहते हैं? तो ये इसका उत्तर है समाण। ये जो दिल और नाभि तक रहने वाले प्राण हैं उनको समाण कहते हैं। प्राणायाम किस भाषा का शब्द है? तो एक बार देखिए फिर से, हमारी जो प्राचीन भाषा है देवनागरी लिपि जो है हमारी, तो यहाँ पे हमारा प्राणायाम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कुंभक का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो कुंभक का अर्थ जो है, उत्तर देखिए यहाँ पे है
श्वास को अंदर खींचकर कुछ समय तक अंदर रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। मैंने आपको बोला ना कि अभी कोविड में जो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अपनी सांस को अंदर रोकिए, तो वो कुंभक है। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पे। यौगिक व्यायाम करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? तो ये देखिए उत्तर इसका लिखा है एकांत, हवादार और स्वच्छ। मतलब कि आप एकांत में रहिए और वहाँ फ्रेश एयर आपको मिले और वो स्थान जहाँ आप योग क्रिया कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो। आते हैं अगले प्रश्न पे। यौगिक व्यायाम किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? यानी जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कपड़े कैसे पहनना चाहिए? देखिए इसका उत्तर जो है बहुत ही आसान है। यौगिक व्यायाम में आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए जिससे योग क्रिया को आसानी से किया जा सके। योग क्रिया या फिजिकल एक्टिविटी से कोई भी संबंधित एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपको वही कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करें, अदरवाइज आपको कोई भी एक्सरसाइज फायदा नहीं करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, ताड़ासन में शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो ये तो प्रश्न जो है आपका उत्तर यही क्लियर हो गया कि ताड़ासन में हमारे शरीर की जो स्थिति है यानी पोजीशन है वो ताड़ के वृक्ष जैसी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो योग दिवस अभी आप देख रहे हैं कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये 2015 में शुरू किया गया था, यानी 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भुजंग आसन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो भुजंग आसन जैसा कि आप नाम से वाकिफ हैं यानी सांप, तो उत्तर हमारा है सर्प के आकार की। अगले प्रश्न पे आइए, भुजंग आसन के कोई 2 लाभ लिखिए। तो उत्तर है पहला, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, यानी जो हमारे बहुत लोग होते हैं ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो इससे काफी आपको फायदा मिलेगा। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज करता है, तब वो कहीं भी क्लॉटिंग नहीं होने देता है ब्लड को। तो दूसरा आपका था यह रक्त संचार को तेज करता है। क्लियर हो गया उत्तर आपका? अगले प्रश्न पे आते हैं, योग समाधि है यह कथन किसने कहा? जी हाँ, योग समाधि है, ये सच है, क्योंकि जब ऋषि मुनि हमारे ध्यान लगाते हैं तो वो सालों सालों तक समाधि में लीन रहते हैं। तो ये जो कथन है ये महर्षि वेद व्यास के कथन है, योग समाधि है। क्लियर हो गया? आते हैं अगले प्रश्न पे, प्राणायाम को किस की आत्मा कहा जाता है? तो प्राणायाम जो है नाम से वाकिफ है, प्राणायाम योग की आत्मा कहा जाता है। योग जो है उसकी आत्मा को प्राणायाम कहा जाता है। पेट के बल किए जाने वाले आसन का नाम बताइए। तो वैसे तो पेट के बल सभी कुछ आसन ऐसे हैं जो किए जाते हैं, लेकिन धनुरासन ऐसा है जो पूरा हमारा पेट जमीन पे होता है। तो आपको उत्तर क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट लिख सकते हैं, और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।